नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष कार्यक्रम इस वक्त और मैं हूं निखिल सिंह। इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसके असर को समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। आज बात होगी संसद सत्र में जारी है हंगामा। आखिर क्यों संसद में पेपर लीक को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। सवाल यह है कि युवाओं के भविष्य पर समाधान की राजनीति होगी या सिर्फ टकराव की सियासत चलेगी। इसके पीछे किसका है सियासी एजेंडा और क्या कुछ सोच रहे हैं राजनीतिक दल, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बात होगी बंगाल में शहीद दिवस अब श्रद्धांजलि से ज्यादा सियासी विरासत की जंग बन गया है, जहां एक ही तारीख पर तीन दावेदार अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और बात कर्नाटक की करेंगे, जहां एसआईआर की सियासत के बीच स्थायी निवास प्रमाण पत्र की नई पहल ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच संवैधानिक बहस तेज हो गई है। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में पीएम ने कहा किसी भी एफटीए में किसानों के हितों का नहीं होगा नुकसान। मॉनसून सत्र के लगातार दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा जारी। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग का किया आह्वान। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह में 4 भारतीयों की मौत पर भारत का कड़ा संदेश। रूसी राजदूत को किया तलब। वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले पर जताई नाराजगी। भारतीय नागरिकों की मौत को बताया अस्वीकार्य। सिक्किम के नामची में भूस्खलन से निर्माणाधीन सुरंग धंसी। 10 मजदूरों की मौत, कई के फंसे होने की आशंका। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम प्रेम सिंह तमांग से की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और बंगाल की सियासत में शहीद दिवस पर सियासी संग्राम। एक तारीख लेकिन तीन दावेदार। ममता बनर्जी गुट, ऋतुव्रत बनर्जी वाली टीएमसी और कांग्रेस की अलग अलग रैलियां। 21 जुलाई बना श्रद्धांजलि से ज्यादा सियासी विरासत की लड़ाई का प्रतीक। तो सबसे पहले बात करेंगे संसद सत्र के सियासी एजेंडे पर। जो तकरार मची हुई है, जो हंगामा बरपा है, उसकी बात करते हैं और यह हंगामा क्यों है बरपा, इसकी भी हम बात करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा सियासी संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है, जबकि सरकार इसे राजनीति नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बता रही है। इस मुद्दे को लेकर सियासी संग्राम इतना जबरदस्त है कि विपक्ष ने इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और कार्यवाही नहीं चलने दी। नतीजतन दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित करने पड़े और जनता एक बार फिर अपने हितों के मुद्दों पर बहस की बाट जोहती रह गई। विपक्ष चाहता है कि उसकी इच्छा के हिसाब से ही सदन में चर्चा और बहस हो, बाकी विधायी कार्यों में उसकी खास दिलचस्पी नहीं दिखती। सरकार का कहना है कि वो हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन नियमों के मुताबिक। विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को छात्र विरोधी साबित करना चाहती है। सड़क पर हुए प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुए पुलिस के सीमित बल प्रयोग को विपक्ष के नेता अत्याचार की इम्तिहा बता रहे हैं। इसके लिए सरकार का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। हालांकि अपनी सरकारों के समय में हुए पेपर लीक और लाठीचार्ज के विषय में विपक्ष की चुप्पी सवाल उठाती है कि यह दोहरा रवैया आखिर कैसे हो सकता है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल में भर्ती छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। ये जानने की कोशिश की कि छात्रों की रिकवरी किस तरह से है और वो क्या कुछ उनका इलाज चल रहा है। वहीं एनडीए की पहली मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेपर लीक किसी एक राज्य या किसी एक सरकार की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चुनौती है
और इसके खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को मिलकर लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने पेपर लीक की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार किया, छात्रों के हित में दोबारा परीक्षा कराई और यह सुनिश्चित किया कि परिणाम तय समय पर घोषित हों। सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसे अपराधों पर उसकी नीति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की है और दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य में किसी भी संगठित गिरोह के लिए कड़ा संदेश बने। दूसरी ओर विपक्ष इस पूरे मामले को सरकार की विफलता बताकर संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन का माहौल बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस समस्या का राजनीतिक समाधान संभव है या इसके लिए सभी दलों की साझा इच्छा शक्ति जरूरी है। पेपर लीक का इतिहास बताता है कि यह समस्या किसी एक सरकार या किसी एक दल तक सीमित नहीं रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और अब बीते दिनों में हाल में ही पंजाब जैसे कई राज्यों में अलग अलग समय पर ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। पिछले कुछ दशकों से अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल और संगठित गिरोह के खुलासे ने यह सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि परीक्षा माफिया लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। तुम डाल हम पात, ये जो नकल माफिया है, जो परीक्षा माफिया है, वो इस तरह से मोडस ऑपरेंडी होती है उसकी। उनके खिलाफ राज्यों की तैयारी कितनी मजबूत है, इस पर भी सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट में भी पेपर लीक के मामलों की एक समान जांच व्यवस्था और सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। हालांकि अदालत ने सुनवाई टालते हुए यह संकेत दिया है कि इस समस्या का स्थायी समाधान केवल अदालतों से नहीं बल्कि प्रभावी कानून और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था से निकाला जा सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद में इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होंगे या फिर सत्ता और विपक्ष मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे जिससे देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। आज की सबसे बड़ी चिंता यही है कि पेपर लीक पर सियासत भले अलग अलग हो सकती है, लेकिन परीक्षा व्यवस्था पर जनता का भरोसा टूटना किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, यह किसी भी सरकार के लिए शुभ नहीं है। इसलिए देश की निगाहें इस बात पर हैं कि संसद में शोर ज्यादा होगा या फिर सभी दल मिलकर समाधान की दिशा में सार्थक पहल करेंगे, वो चाहे सरकार हो या विपक्ष हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि युवाओं का प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है
कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि पीएम मोदी को बच्चों के भविष्य की चिंता है. प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवा जो भारत का भविष्य हैं और उनकी उपलब्धियां और उनको सही दिशा में उनका मार्गदर्शन होता रहे, इन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की. उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए, जहां पर भारतीय युवाओं ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने का कार्य किया. तो ऐसे में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी चिंताएं उन्होंने साझा की और भविष्य को लेकर, उज्जवल भविष्य को लेकर छात्रों के, युवाओं के, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई. और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का दावा है कि बार बार पेपर लीक होता है लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती. काफी समय से ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है. मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है. किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. बिल्कुल, ये विषय तो है कि किसी पर ठोस कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो सबको मिलकर एक कड़ा कानून इसके विषय में बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि प्रियंका गांधी खुद कह रही है कि लोग गिरफ्तार होते हैं लेकिन निकल जाते हैं क्योंकि कानून सख्त नहीं है. यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही है. फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव का कहना है कि बच्चों का प्रदर्शन बता रहा है कि सिस्टम बीमार है. अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है. तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक, उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है. और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े. और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि पेपर लीक साजिश के तहत होता है. नीट पेपर के बारे में भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये सब हुआ है ये बहुत गलत हो रहा है और ये कई वर्षों से एक साजिश के तौर कुछ लोग करते आए हैं, अलग अलग राज्यों में होते आया है, सरकारें किसी की भी रही हो. तो इसको एक परमानेंट व्यवस्था और एक पक्की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो. ये उन्होंने चिंता भी व्यक्त की और संकल्प भी लिया कि इस बारे में आगे ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं. इन सबसे आपका परिचय करा दें. हमारे साथ अनंत अमित जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बहुत स्वागत है अनंत जी आपका हमारे साथ. हमारे साथ अजय वर्मा कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं. अजय जी बहुत स्वागत है आपका. हमारे साथ निशांत राय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनको देख पा रहा हूँ. निशांत आपका भी स्वागत है, अपडेट्स आप हमको देंगे. और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं. विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है. सबसे पहले निशांत आपके पास क्या ताज़ा अपडेट आप हमको देंगे इस पूरे विषय पर. संसद तो एक बार फिर आज ठप हो गई है. मैं चाहूंगा कि संसद से सड़क तक जो भी आपके पास अपडेट हो वो हमको ब्रीफ करें, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. देखिए, संसद में अगर विपक्ष के रवैये की बात की जाए तो विपक्ष लगातार एक ही मांग कर रहा है कि पेपर लीक वाले मुद्दे पर चर्चा हो. सरकार भी चर्चा से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि नियम अनुसार चर्चा हो. वहीं जिस तरीके से एलओपी राहुल गांधी की बात की जाए, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी की बात की जाए तो इस लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रही है. वहीं अगर यूपीए के शासनकाल को देखा जाए तो 2004 में एआईपीएमटी की परीक्षा लीक हुई थी. 2006 में सीबीएसई की 12वीं की अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ था. 2007 में AIEEE जो कि इंजीनियरिंग सर्विस का होता था, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा होती थी, ये लीक हुआ था. 2011 में AIEEE का दोबारा पेपर लीक हुआ था. 2012 में एम्स का पेपर लीक हुआ था. 2013 में SSC CGL का पेपर लीक हुआ था. और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार ही है जिसने 2024 में एक कानून लेकर आई थी, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ
फेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसमें पेपर लीक के मामले में सख्त कानून की बात थी, 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई है। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सांसदों का मंगल मिलन हुआ, इस पर अपनी बात कही और देश के तमाम बड़े वकीलों से एक तरीके से गुहार लगाई कि जो 13 लोग नीट परीक्षा मामले में हिरासत में हैं, उनको सजा दिलाने की जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कड़ी से कड़ी मेहनत करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और दूसरी तरफ सरकार का रवैया बेहद स्पष्ट है कि किसी भी पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपना उसी रवैये को अपनाया हुआ जो पिछले सेशन में भी देखा था, केवल उनके कहने के आधार पर संसद चले और संसद चूंकि नियमों से चलती है, इसलिए सरकार का कहना है हम चर्चा को तैयार है, लेकिन आप नियमों के अनुसार चर्चा के लिए आइए। जी जी बिल्कुल, नियमों के अनुसार चर्चा करिए। और यही विषय दरअसल बार बार ये सामने के लिए आ रहा है। विनोद जी, बात इस बात की है कि जाहिर तौर पर विपक्ष के पास में अगर अवसर है तो वो इस मुद्दे को उठाएगा, लेकिन बात इस बात की भी की जा रही है कि जिस तरह से, क्योंकि ये जो समस्या है इसको सभी समझ रहे हैं गंभीर है। अभी निशांत ने जिस तरह से बताया कि 2004 से लेकर के आगे तक की जो फहरिस्त पूरी गिनाई कि पेपर लीक कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, इस बार भी हुआ है, वो भी उतना गंभीर है, उसको उसकी गंभीरता पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। लेकिन क्या इसमें सबको मिलकर के कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये विषय किसी आतंकवाद से, किसी नक्सलवाद की समस्या से जैसे निपटा गया, क्या उससे कम गंभीर है ये समस्या? डेफिनेटली, बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे निखिल, कि ये देखिए कि इस सिस्टम में किस तरह से कोई एक सेंटर में, केंद्र की बात आप करें या स्टेट की बात करें, हर जगह एक कैसे एक वही लोग हैं जो हर जगह पे इस कराने में, ऐसे लीक कराने में अपने को फिट कर लेते हैं, चाहे सरकारें कोई आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है एक गंभीर समस्या है, और इस गंभीर समस्या में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक कम से कम एक मंच पर और एक पेज पे एक गंभीरता से इस बात को विचार तो करना ही होगा कि आखिर ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है, ये बरसों पुरानी समस्या है। तो देश के छात्रों को, नौजवानों को अगर ये कम से कम आप इसको भरोसा नहीं दे सकते हैं कि जिसमें आप वो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं और उनको लगे कि ये पहले से लीक होगा, तो मुझे लगता है कि एक त्रासदी जैसी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आश्वासन दिया है उसके साथ में आप ये भी देखिए कि सरकार की कार्रवाई देखिए। जो इस बार का जो लीक था नीट का, ये भी अपने आप में देश में कोई नहीं सोचा होगा कि भाई नीट के जो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन सेटर हैं वही लीक करा देंगे, ऐसा तो देश ने कभी नहीं सोचा होगा। जैसे आप कहते हैं गांव में एक कहावत है कि खेत को मेढ़ ही खा गया, तो ये जब से मेढ़ खेत खाने शुरू कर देंगे तो फिर अब वो सेटर के लिए क्या व्यवस्था होगी? तो सवाल है कि चैलेंज है। जैसे आपने अभी देखा पंजाब में फार्मास्यूटिकल के जो बच्चों को एग्जामिनेशन हो रही थी तो उसमें ब्लूटूथ लगा के कम से कम 50-60 बच्चे वहां पे एग्जामिनेशन दे रहे थे। तो यानी नित नए तरीके अपना रहे हैं क्या? और उसमें उनका जो है, जो उसमें लीक कराने वाले जो पूरे एक तरह से कंपनी बना हुआ है देश के अलग अलग राज्यों में, ये आपको पता नहीं होगा कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसमें पता चलेगा कि बिहार के कोई गैम्बलर है, बिहार में जो हो रहा है पता चलेगा उसमें कि महाराष्ट्र के हैं। तो ये पूरा एक गेम बनाया हुआ है, ये एक तरह से गेम ही चल रहा है। तो सवाल ये है कि बच्चों का जो प्रदर्शन है वो मामले में तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों का ये प्रदर्शन हम लोग किसी भी रूप में नहीं कह सकते कि वो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है या गलत है, कह नहीं सकते। बच्चों का आक्रोश है और छात्रों का आक्रोश है, लेकिन सवाल इसमें वही राजनीति की आ जाती है निखिल। राजनीति ये कि नीट के कैंसिल होने के बाद आप देखिए कि राहुल गांधी ने तो कम से कम इसे बड़ा एजेंडा तो बनाया था। छात्रों की गूंज के नाम से उनके प्रोग्राम भी शुरू हुए थे। अभी परसों तरसों उन्होंने देहरादून में किया है छात्रों की गूंज का, उससे पहले और कई जगह पे उन्होंने किया है, बिहार का भी कैंसिल हो गया था। डेफिनेटली वो राहुल गांधी की मैं इस चिंता को समझ सकता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को लेके आगे बढ़े थे। लेकिन दिल्ली में जब से ये जो केजरीवाल के प्रायोजित, जब ये कॉकरोच जनता पार्टी ने जो तब कल का जो आप ये देखिए सीन, तो अब तो ये नीट के मामले में विपक्ष का कौन दावेदार है, उसमें राहुल गांधी अब सीधे सीधे केजरीवाल के उनका इस मुकाबले में आगे आ गया है। अब केजरीवाल वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेके सामने में, उसने कॉकरोच पार्टी को सामने में खड़ा करके वो सारे कर रहे हैं। भीम आर्मी है, उनकी भी अपनी एक चिंता है। सपा के लोग हैं वो भी अब नीट के एग्जामिनेशन को लेके पेपर लीक का इशू बना रहे हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट इस बात को समझना चाहिए कि अपने आप दामन में झांकिए अपने अपने सरकारों के समय में कि आपके यहाँ से क्या चूक हुई होगी। ठीक है। बेहतर ये होता कि उसी के एक्सपीरियंस को लाके अगर सरकार के सामने में ये एक ठोस निर्णय लेने का जो कानून अभी भारत सरकार का है, उसमें अगर राज्यों को भी शामिल करके एक पूरे देश के लिए एक कानून बने, क्योंकि शिक्षा का मॉडल में सबका राज्य का अपना कंकरेंट लिस्ट में है, तो इसमें अगर एक व्यवस्था बने, लीक के मामले में देश का वो दुश्मन करार दिया जाए, जो जिस तरह के कहीं भी इस तरह के लीक के मामले में सामने आते हैं, जो आपने नक्सल प्रॉब्लम की बात कही, उस तरह से उसको ये ट्रीट किया जाए, तो मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल मिलकर काम करना होगा। वही मैंने कहा कि जैसे आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है, उसमें मुझे नहीं लगता कि पक्ष विपक्ष कोई उसमें उनके मत जो है भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह की ये राष्ट्रीय समस्या है। मैं अजय वर्मा जी से चाहूंगा उनका क्या टेक है इस पर, क्योंकि अजय जी राजनीति तो हो रही है और राजनीति ठीक है, जो सियासी दल है वो राजनीति करेंगे, लेकिन इस समस्या को क्या मिलकर नहीं सुलझाया जाना चाहिए इस विशेष संदर्भ में कि ये कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है, हमारे यहाँ बड़ा लीक हुआ कि तुम्हारे समय में हुआ था, ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन पेपर लीक लगातार हो रहा है और दशकों से हो रहा है। निखिल जी, आप तो सारे हालात देख ही रहे हैं रोज। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लिख कर एक लिस्ट लगा के दी है कि 152 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में हो गया था 14 से लेके 24 तक। अभी संवाददाता महोदय बता रहे थे कि पेपर लीक 4 से लेके और 14 तक जो है 6 बार पेपर लीक। मैं कह रहा हूँ समस्या सारी उसमें है। जनता ने उसका हमको ये नतीजा दिया कि सरकार से हटा के हमें विपक्ष में बैठा दिया, हम फेलियर घोषित हो गए। प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम सारी चीज बदल देंगे और देश को एक नई दिशा देंगे। छात्र जो होते हैं वो सरकार के नहीं होते, वो सारी पार्टियों के होते हैं। उसमें कांग्रेस के, बीजेपी के, सपा के, बसपा के एंड अदर्स पार्टी के सारे छात्र होते हैं। सबके बेटी बहन भाई बच्चे हैं। और अगर बीजेपी और सरकार के छात्र और बहन बेटी को एंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाए तो अलग बात है कि बिना पेपर के उन्हें वो डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जो लीक हो रहा है उसके सारे बच्चों के भविष्य इस आधार में हो रहे हैं। सरकार कोई नीति बनाती है, सोचने का विषय है, बड़ा चिंता का विषय है। सरकार ने एक कानून बना रखा है और उस कानून के तहत अगर कोई अपराध करता है तो सरकार उसको सजा देती है, नहीं देती है। मानो जो कोई ने कोई असामाजिक कृत्य किया है या देश की उसके सरकार के खिलाफ किया तो सजा देती है, नहीं देती है। और सजा के तहत काम होता है। देश के शिक्षा मंत्री ने एक सिस्टम बनाया, उसके जिम्मेदार तो जब सारी चीजों की वाहवाही जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री वो लेते हैं, तो सजा के लिए फिर छोटे व्यापारी या छोटे अधिकारी या छोटे लोग के जिम्मेदार है। कायदा तो ये था कि उनका इस्तीफा लेना चाहिए था, उनकी नैतिकता के आधार पर उन्हें खुद देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। कोई बात नहीं है, तो उन्हें देना चाहिए था। और फिर ये जो सीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे थे, जो छात्र थे, सभी दलों के उसमें थे, सभी लोग थे, आपने किस तरह से बांगचू का उठा के कापड़ों में ले जाके अस्पताल में भर्ती, चलिए आपने कहा तबियत खराब है भर्ती कर दी, ये आपने कहा निवाई कर दी, लेकिन वहां तहस नहस, लाठी तोड़फोड़, डंडे उठा के प्रदर्शन को भंग कर दिया। सरकार का दायित्व क्या ये नहीं होना चाहिए था कि छात्रों से एक प्रतिनिधिमंडल बुलाते, पूछते क्या समस्या, ये मुद्दा ही खत्म हो जाता। मैं फाइनल कर रहा हूँ, ये मुद्दा ही खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, सरकार की हर धार्मिकता है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना तो उन्होंने श्रेय सबका लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं आपको रोकूंगा, लाइव ले चलेंगे हम आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति डॉक्टर गोर्दाना के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देश संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। This is the first official visit of a president of the Republic of India to our country. But I am convinced that this visit will be a beginning of a new and much more ambitious chapter in the relations between the two countries. What I would like to point out at the beginning, that you as a president showed that the highest functions are to be earned with a character and not with a privilege. This is a very inspirational example, not only in the in the terms of India, but in the world terms. That it is an encouragement for many countries and young girls and young people around the world to do politics. Our talks today were extremely cordial, open, and
directed towards the future. We confirmed the good political collaboration. We agreed that the real potential is still to be realized. Talking about India, we're not talking about only one country, but we are talking about the largest, one of the largest and most enduring civilizations in the history of mankind. Not only born on the shores of Ind and Gang, but where the earliest chapters of humankind and human civilizations were written, but also continued from the snowy Himalayas to the Indian Ocean, to the timeless beauty of the Taj Mahal, to the great temples that resist the time. That this is a cultural trip that enriches the mankind. For all of us, not only the Indians, India is famous as the country of Mahatma Gandhi, whose philosophy of non-violence changed the dictionary of international policy. But India is also a home of Tagore, but that inspired not only me, but also you and many other generations. India is also known for the spiritual vision of Vivekananda, the timeless art of Ravi Shankar. Also, India knows about Rahman. India is famous for the Satyajit Ray, and we are talking about an immense historic heritage and cultural heritage. What I would like to point out today is that India has always had and was always able to keep the history, but also be among the top innovators. It is at the same time one of the oldest civilizations in the world, but also one of the main moving forces of the contemporary economic growth, the technological innovations and scientific achievements. India is not only the largest democracy in the world, India is one of the fastest growing economies, and not only that, India is one of the most influential voices in shaping the global agenda. Although this visit is the first event at the presidential level, the friendship between our countries has not started today. Our people knew each other in the time of ex-Yugoslavia as part of the movement, non-aligned movement. I'm mentioning this because in the time of Cold War, there were initiatives for dialogue, for equity, for solidarity, and social living. This is a principle that today are very important. Also, our two nations are related by the relation of one of the biggest humanitarians in the world, Mother Teresa, who was born in Skopje. She dedicated her life to the people of India and became the universal symbol of humanity. The Nobel Peace Prize and the Bharat Ratna Award are witnessing the deep respect and love that India accepted her. She is once again the spiritual bridge between our two people. Dear members of media, today, together with my colleague, we reaffirmed our shared commitment to elevate bilateral relations to entirely new level, higher level. We greeted the increased momentum of political dialogue between Skopje and New Delhi, and we agreed that the contact between our governments, ministers, parliaments, and institutions should become more frequent, better structured, and more ambitious. Parliamentary diplomacy remains one of the strongest pillars of international cooperation, and I am confident that the address
of your president to the members of the parliament will strengthen the relations between the two parliaments and will open further new opportunities to continue parliamentary dialogue. Also, I expressed our sincere appreciation for increasingly active presence of India in the Western Balkans and Southeast Europe. I would like to welcome every initiative that further strengthening, and I hope to have Indian residential embassy in Skopje. Today's meeting confirmed the volume of our bilateral agenda. The negotiations for numerous agreements and memorandums of understanding, demonstrating the strong political will to institutionalize and cooperate. But our cooperation should not stop here. Among all the topics we discussed today, one stood out in particular. It is time for our economic partnership to match the quality of our political relations. India's economic transformation is one of the most remarkable success stories in the 21st century. Within the span of one generation, India has grown into the world's leading economic powers, becoming a global center for innovation, digital technologies, and entrepreneurship. At the same time, we are convinced that our country has much to offer to Indian partners. I would just like to mention something. Located at the crossroads of major European transport corridors, with political stability, competitive business environment, highly skilled workforce, and preferential access to European markets, our country represents an attractive gateway for a point for Indian companies seeking to expand their presence across Europe. We are not only a geographic crossroads, we are also a meeting point of ideas, innovations, investments, and opportunities. During our discussions, we identified numerous areas where our economies, and of course, done with more qualified by the businesses, our economies can complement each other. From the automotive industry and pharmaceuticals to healthcare, information technology, outsourcing business processes, renewable energy sources, agriculture, food industry, mechanical engineering, logistics, and advanced manufacturing, I believe there is an impressive range of opportunities waiting to be transformed into concrete projects. Equally promising are the sectors that are shaping the economy of the future: artificial intelligence, digital transformation, scientific research, emerging technologies, and university collaborations. This afternoon, Madam President, we will have the honor to jointly address the Macedonian-Indian Business Forum and encourage cooperation between our companies. Last year, the trade between our two countries reached approximately $133 million. This is far below our true potential, but therefore, together with the President Murmu, I expressed my conviction that we should set a shared, ambitious, achievable goal in the next 5 years to increase bilateral trade to at least $500 million over the next 5 years. I think that such objectives are not merely expression of optimism, they are a strategic commitment that can encourage governments, institutions, and the private sector to work with greater determination towards measurable results. Dear Madam President, the culture, education, science, innovation, youth exchange, and academic cooperation, I'm sure, poses enormous untapped potential. They create, for me, the deepest and most enduring bonds between nations because they connect not only the institutions, but above all, they connect the people.
As inheritors to remarkable historical traditions and spiritual values, I believe that cultural diplomacy should become one of the main driving forces of our relations between Macedonia and India. The cooperation in the audiovisual sector will create new and exciting opportunities from the filmmakers, producers, artists from both countries, just as closer partnership between universities and research centers will open doors for the younger generations. We also mentioned tourism, where we have significant untapped potential. Our country offers pristine nature, treasures protected by UNESCO, ancient sites, Byzantine churches, Ottoman mosques, and the most important, genuine hospitality. And I hope that more and more of our citizens will experience India's civilization richness. The strongest friendships between nations are not built only by the presidents and women presidents and governments, but also by students, artists, entrepreneurs, scientists, and young people who learn from one another, returning home with lasting memories and deeper mutual understanding. Finally, our discussions today confirmed that the relations between the two countries will be reflected in the way we cooperate in the United Nations. Also, we discussed several important global initiatives launched by India. Based on our initial assessment, we see no obstacles to joining the International Solar Alliance, the Global Biofuels Alliance, and the Coalition for Disaster-Resilient Infrastructure. We look forward to identify the concrete ways in which our country can actively contribute to their continued success. We also discussed the broader international situation. We live in a time marked by profound geopolitical changes. The international order is facing one of the most serious periods of uncertainty after the end of the Cold War. Armed conflicts continue to claim innocent lives. Long-standing alliances are undergoing transformation. International law is increasingly challenged by the logic of power, while trust in multilateral institutions are weakened. Precisely in this moment, we must resist the temptation to abandon the principles upon which our lasting peace has always been built. The answer to the weaknesses of multiculturalism cannot be less multiculturalism. We need better and stronger institutions. As a NATO member state, with a strategic objective to be an EU member, our geostrategic position enables us to pursue a multidimensional foreign policy. We seek to deepen our existing partnerships and build new friendships with countries that share our commitment to peace, development, and international cooperation. India, within this vision, holds a particularly important place. We also agreed that we need a reform, that there is a need of a reform of the United Nations with a more representative Security Council and a stronger and more influential General Assembly. Finally, as we are concluding this first part of your historic visit, I leave our meeting with a profound sense of optimism. Today, we did not merely review the excellent relations
between India and Macedonia, but also we talked about the shared future, the future of stronger political dialogue, a future of better economic cooperation, a future of growing trade and investment, a future of closer cooperation in science, innovation, education, and healthcare. We have a reason to believe that the decades ahead us can become a dynamic period in our bilateral relations. I look forward to welcoming you to our country. Thank you for inviting me to visit India, and your coming here and your invitation are promising friendship, partnership, and shared prosperity. Thank you. Thank you, Ms. President. Now I would like to invite the Indian President. को आमंत्रण देना चाहूंगी उनके संबोधन के लिए। महामहिम उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति, दोनों देशों के गणमान्य प्रतिनिधिगण, मीडिया के मित्रगण, नमस्कार। इस सुंदर देश की यात्रा करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस यात्रा के दौरान मुझे और मेरी प्रतिनिधिमंडल को दिए गए स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना के बाद से एक किसी भारतीय राष्ट्रपति की नॉर्थ मैसेडोनिया की पहली राजकीय यात्रा है। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत करेगी। आज सुबह मेरी महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ एक बेहद सार्थक बैठक हुई, जिसके बाद डेलीगेशन लेवल की वार्ता हुई। हमने द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयामों पर चर्चा की और साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। हमने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और पारस्परिक सम्मान पर आधारित भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुनः पुष्टि की। आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा अपने बिजनेसेस के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। आज आयोजित हो रहा इंडिया नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम इन विषयों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में विशेष रूप से पारस्परिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु सहयोग मजबूत करने पर भी सहमत हुए। सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हमेशा एक हमारे रिश्तों के मजबूत स्तंभ रहे। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में सहयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस शामिल है। मैं इन संगठनों में शामिल होने के नॉर्थ मैसेडोनिया की मंशा का स्वागत करती हूँ। इससे नॉर्थ मैसेडोनिया की ग्रीन एनर्जी और डिजास्टर रेजिलियंस को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। मैं इस अवसर पर नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए हाईटेक ट्रेनिंग सीटों की संख्या दोगुनी करने के हमारे निर्णय की घोषणा करना चाहूँगी, जिसमें एआई के ट्रेनिंग कोर्सेस भी शामिल होंगे।
इस यात्रा के दौरान मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ मिलकर स्कोपे म्यूजियम में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी करूंगी। ये भारत की जनता की ओर से नॉर्थ मैसेडोनिया की जनता के लिए एक विशेष उपहार है और हमारे दोनों देशों की एकजुट करने वाले साझा मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतीक है। मैं एक बार फिर नॉर्थ मैसेडोनिया की महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके उदार आतिथ्य और स्वागत के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी ये यात्रा भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच बहुआयामी साझेदारी को और सुदृढ़ करेगी और आने वाले वर्षों में इन नई ऊंचाई तक ले जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। Ви благодарам, госпожо председател. Тука го означуваме крајот на денешната बहुत बहुत तो आप देख रहे थे जॉइंट स्टेटमेंट उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति और भारत की महामहिम राष्ट्रपति, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और दोनों देशों के बीच मित्रता को और प्रगाढ़ करने की बात कही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां शहीदों के नाम पर अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं राजनीतिक दल। तृणमूल कांग्रेस की सियासत में 21 जुलाई 2026 का दिन काफी अहम रहा है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का पॉलिटिकल एजेंडा हर साल इसी मंच से लोगों के सामने आता था, लेकिन सत्ता से बाहर होती ही आज इस शहीद दिवस के तीन दावेदार सामने आ गए हैं। एक साथ 3 अलग अलग शहीद दिवस रैलियां आयोजित होने के कारण कोलकाता पुलिस ने आज सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। तीनों रैलियां सेंट्रल कोलकाता में एक दूसरे के काफी कम दूरी पर हुई। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। टीएमसी के साथ रिश्तों में सुधार का संकेत देते हुए कांग्रेस ने ममता बनर्जी को शहीद दिवस कार्यक्रम का न्योता भेजा था। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ना उनकी गलती थी। यानी कांग्रेस ये मानती है कि सीपीएम के सरकार में पहचान पत्र के लिए आंदोलित कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन कांग्रेस से बाहर होने के बाद भी ममता बनर्जी ने शहीद दिवस पर अपना क्लेम नहीं छोड़ा है। पहली रैली तृणमूल कांग्रेस के उस गुट की ओर से आयोजित की जा रही है जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। ये सभा बिरला ताला मंडल के सामने आयोजित की जा रही है। दूसरी रैली टीएमसी के विद्रोही लेकिन बहुमत वाले गुट की ओर से आयोजित की जा रही है, यानी कि ऋतव्रत बनर्जी के ग्रुप से। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू रोड पर रखा गया है।
तीसरी रैली पश्चिम बंगाल कांग्रेस की ओर से एस्प्लेनेड स्थित शहीद मीनार के सामने आयोजित की जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि 21 जुलाई के शहीद दिवस को मनाने का वास्तविक अधिकार केवल उसी के पास है, लेकिन यह बात कांग्रेस से पूछे जाने चाहिए कि इतने वर्षों से पार्टी अपने शहीद कार्यकर्ताओं को क्यों भुला बैठी थी, तब वो ये शहीद दिवस क्यों नहीं मनाती थी। और बीजेपी नेता बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष का आरोप है कि ममता सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए कुछ नहीं किया। तो ये आरोप सीधे तौर पर सभी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और दिलीप घोष का ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी तो ये दिवस तो मनाने की बात वो कह रही है, आज भी उसको वो क्लेम कर रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने शहीदों के लिए, उन शहीदों के लिए कुछ भी नहीं किया। पिछले जो सरकार था, ये शहीद दिवस 21 जुलाई को मनाते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। शहीद परिवार के लिए कुछ किया है, बल्कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था एक एक शहीद परिवार को 25 लाख देना, उसको 2 लाख पकड़ा दिया। 5 लाख देना, जो घायल थे उनको 15,000 पकड़ा दिया। ये बहुत बड़ा एक झूठ है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और जिन्होंने जिम्मेदार थे उनको सारा सुविधा दे दिया ममता बनर्जी ने। आज वो पूरा रिपोर्ट सामने आ गया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सामने रखा है, इस पर कार्रवाई भी हो। जो उस समय पीड़ित जिनको न्याय नहीं मिला था, वो चाहे तो अभी एफआईआर करें और प्रशासन उसका ऊपर कार्रवाई करे। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि उनकी पार्टी लीगल कदम उठाएगी। इसके ऊपर जो लीगल स्टेप है, पार्टी सब लीगल स्टेप लेंगे। आज पहला ये टॉप प्रायोरिटी है, जो दूर दूर से हमारा जो वर्कर्स आ रहे हैं, इतना कंस्पिरेसी के बाद भी आज ये ममता दीदी की लीडरशिप में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जो प्रोग्राम है, शहीद शरण है, वो होगा और यही अभी टॉप प्रायोरिटी है। कांग्रेस नेता शुभंकर सरकार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी 1993 से शहीद दिवस का आयोजन कर रही है। 21 जुलाई 1993 यूथ कांग्रेस का झंडा लेके और कांग्रेस का झंडा लेके हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता सरकार का विरोध में, डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए और एसेंशियल कमोडिटी का जो प्राइस हाइक हुआ था उसका विरोध में जो आवाज उठा रहा था, वो आवाज में आप कहां से इतना फायरिंग हुआ और हमारा 13 भाई लोग जो है उनका जान चला गया। उसका बाद हम लोग लगातार शहीद दिवस मना रहा है। और एनसीपीआई नेता काकोली घोष का कहना है कि बीजेपी ने और सरकार की तरफ से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। जो हाउस चल रहा है, हम कलकत्ता नहीं जा पाए, लेकिन हमारा जाति का जनक है महात्मा गांधी जी, और यहाँ जो शहीद हुए थे, कलकत्ता में बोलो, कारगिल में बोलो, हमारे लोकतंत्र के स्वाधीनता संग्राम में बोलो, सब शहीद को हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि दिया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सौरभ, तीन पार्टियां एक दिन को क्लेम करना चाह रही हैं, इसके पीछे सबसे पहले तो ये भी बताइए कि क्या श्रद्धांजलि देना, शहीदों को नमन करना वो पीछे छूट गया है? पहले ये साबित करना कि हम शहीदों के साथ हैं, भले ही सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया था ममता बनर्जी ने और कांग्रेस ने, लेकिन अब वो ये साबित करने के लिए तुले हैं कि ये शहीद हमारे हैं। निखिल, देखिए 1993 की जो 21 जुलाई थी, जो घटना घटी थी, उसके बाद से उसको लेकर ममता बनर्जी तब युवा कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के नेता थे, तो ममता बनर्जी के तब जब वो 5 साल पहले कांग्रेस से जब वो अलग हुई, तो 21 जुलाई को सामने रखकर ही उन्होंने पूरी अपनी जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो कैरियर है उसको आपने बनाया, ये ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि तृणमूल का सबसे बड़ा जो समावेश होता था वो 21 जुलाई होता था। अब इस 21 जुलाई में क्या फर्क है? इस 21 जुलाई में ये फर्क है, एक तो तृणमूल से जो गुट अलग हुए थे, वो गुट मेयर रोड में, जैसे ऋतुव्रत बनर्जी का गुट, वो मेयर रोड में अपना 21 जुलाई मना रहे हैं आज, क्योंकि उनका कहना है कि ये वही असली तृणमूल है। यहाँ कैथीड्रल रोड में ममता बनर्जी की जो रैली थी, उसमें
ये बात मानना पड़ेगा कि ऋतव्रत बनर्जी की रैली से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर हाजिर थे और ममता बनर्जी गुट का दावा है वर्कर्स उनके साथ हैं, जो बागी है उनके साथ नहीं है। कांग्रेस जब तक ममता बनर्जी के शासनकाल थी उसका एक इंडोर प्रोग्राम होता था 21 जुलाई को लेकर, लेकिन इस तरह से शहीद मीनार में खुले मैदान में रैली करना ये इस बार नया हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का दावा है कि अब जब ममता बनर्जी की पार्टी क्षमता में नहीं है और जब ममता बनर्जी की पार्टी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं तब बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने शहीद मीनार में ये रैली रखा। लेकिन इन तीनों के जो रैलीज थे इसमें एक सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो है कि 24 घंटे पहले क्या हुआ। 24 घंटे पहले राज्य विधानसभा ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो ममता बनर्जी की सरकार जो रिपोर्ट जो कमीशन तैयार किया था कि 21 जुलाई का सच उनको जानना है कि किन्होंने किसकी आदेश पर गोली चला था, 12 लोगों की मौत हुआ था, वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 25 लाख आप मृतक को दो और 5 लाख जो घायल हुए थे उनको दो, लेकिन आपने 2 लाख और 15,000 थमा दिया। उसमें लिखा था कि मनीष गुप्ता जो आपकी कैबिनेट की पहली कैबिनेट की पावर मिनिस्टर थे उनका रोल सवालों के घेरे में है। लेकिन आज जब ममता बनर्जी यहाँ पर 1 घंटे से भी ज्यादा भाषण दिया, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर एक भी बात उन्होंने नहीं कही, एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा। इसीलिए दरअसल ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर क्लेम करने की, हासिल करने की सियासत ज्यादा है, श्रद्धांजलि देने की कम। बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त आज बस इतना ही, लेकिन आपने सारी बात लगभग बता दी है। बहुत धन्यवाद सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।